कल्पना कीजिए, आप समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ है, ठंडी हवाएं हैं और ऐसा सन्नाटा है जिसमें अपनी सांसों की आवाज से भी डर लगता है। फिर अचानक बर्फ पिघलनी शुरू होती है और आपके पैरों के सामने पानी में कुछ सफेद चीजें तैरती हुई दिखाई देती हैं। पहले आपको लगता है कि ये पत्थर होंगे, लेकिन जब आप थोड़ा और पास जाते हैं तो आपका दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है, क्योंकि वो पत्थर नहीं हैं, वो हैं इंसानों की खोपड़ियाँ। सिर्फ एक नहीं, 10 नहीं, बल्कि सैकड़ों। चारों तरफ इंसानी हड्डियाँ, खोपड़ियाँ, हाथ पैर, जैसे पूरी की पूरी एक दुनिया अचानक मौत के आगोश में समा गई हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी ऊंचाई पर, जहां आज भी पहुंचना आसान नहीं है, वहां आखिर इतने सारे लोग एक साथ आए ही क्यों थे? और अगर आए थे तो मरे कैसे? क्या ये किसी युद्ध का मैदान था? क्या कोई महामारी फैल गई थी? या फिर क्या सचमुच किसी देवी देवता का श्राप इन लोगों पर टूटा था? नमस्कार, मैं हूं स्मिता कौशिक और आप देख रहे हैं रहस्य लोक। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की एक ऐसी रहस्यमयी जगह पर जिसका नाम है रूपकुंड। एक ऐसी झील जिसे पूरी दुनिया स्केलेटन लेक यानी कंकालों की झील के नाम से जानती है। उत्तराखंड के हिमालय में नंदा देवी बायोस्फीयर के पास लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक छोटी सी ग्लेशियर लेक है जिसका नाम है रूपकुंड। साल के ज्यादातर समय ये झील मोटी बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जैसे ही पतझड़ आता है बर्फ पिघलने लगती है और तब पानी के भीतर से एक एक करके दिखाई देने लगते हैं इंसानी कंकाल। यही वजह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्वविद और एडवेंचर ट्रैवलर दशकों से इस जगह की ओर खिंचे चले आए हैं। लेकिन ये रहस्य दुनिया के सामने आया कैसे? कहानी शुरू होती है साल 1942 से। उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन था। एक दिन जंगल विभाग का एक कर्मचारी इस इलाके में गश्त करते हुए रूपकुंड तक पहुंच गया, लेकिन वहां जो उसने देखा उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। झील के किनारे और उसके भीतर सैकड़ों इंसानी कंकाल पड़े थे। कुछ के बाल अब भी सुरक्षित थे, कुछ के कपड़ों के टुकड़े अब भी बर्फ में दबे हुए थे और कुछ शव इतने सुरक्षित थे मानो उनकी मौत कुछ ही दिन पहले हुई हो। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश अधिकारियों के मन में सबसे पहला शक आया कि कहीं ये जापानी सैनिक तो नहीं है जो गुप्त रास्ते से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे और हिमालय में मारे गए। अगर ऐसा होता तो ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, इसलिए इसकी जांच शुरू हुई। लेकिन पहली ही रिपोर्ट ने पूरी कहानी बदल दी। ये कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे, बल्कि उनसे कई सौ साल पुराने थे। अब सवाल और भी बड़ा हो गया, अगर ये सैनिक नहीं थे तो आखिर थे कौन? और इतने लोग एक साथ इस वीरान झील तक पहुंचे कैसे? यही वो पल था जब रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में शामिल हो गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे की जांच में जो बातें सामने आई उन्होंने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये किसी राजा की सेना थी, कुछ ने कहा ये तीर्थयात्री थे और कुछ ने दावा किया कि इन सभी को एक ही दिन, एक ही समय आसमान से आई मौत ने खत्म कर दिया। लेकिन क्या आसमान से सचमुच मौत बरस सकती है? क्योंकि बिना उनकी पहचान जाने उनकी मौत का सच जानना लगभग नामुमकिन था। शुरुआत में इतिहासकारों ने कई अलग अलग थ्योरी दी। कुछ लोगों का मानना था कि ये कश्मीर के प्रसिद्ध सेनापति जोरावर सिंह की सेना के सैनिक हो सकते हैं। कहा गया कि 1841 में तिब्बत अभियान से लौटते समय उनकी टुकड़ी रास्ते में भटक गई और हिमालय की बर्फ में हमेशा के लिए खो गई। सुनने में ये कहानी बिल्कुल सही लगती थी, लेकिन जब इन कंकालों की उम्र की जांच हुई तो ये थ्योरी वहीं खत्म हो गई, क्योंकि ये हड्डियां उस दौर की थी ही नहीं। फिर कुछ इतिहासकारों ने कहा शायद ये मोहम्मद बिन तुगलक की किसी असफल सैन्य टुकड़ी के लोग रहे होंगे जो हिमालय में फंस गए, लेकिन इस दावे का भी कोई ठोस प्रमाण कभी नहीं मिला। इसके बाद एक और विचार सामने आया, क्या यहाँ कोई भयानक महामारी फैली थी? क्या लोग एक एक करके मर गए और बर्फ ने उनके शरीरों को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया? लेकिन अगर ऐसा होता तो उनके शरीरों पर बीमारी के स्पष्ट निशान भी मिलने चाहिए थे।
ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला। एक समय तो कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि शायद ये किसी धार्मिक अनुष्ठान में हुई सामूहिक आत्महत्या थी। लेकिन इतनी कठिन पहाड़ी चढ़ाई, इतने सारे लोग और फिर सामूहिक आत्महत्या, ये बात भी किसी को पूरी तरह समझ में नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे हर नई थ्योरी इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और ज्यादा उलझा रही थी। लेकिन इसी बीच गढ़वाल के गांव में रहने वाले बुजुर्ग एक अलग ही कहानी सुनाते थे। एक ऐसी कहानी जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही थी। ये कहानी थी राजा जस धवल की। कहा जाता है कन्नौज के राजा जस धवल अपनी रानी, परिवार, सैनिकों, सेवकों और कलाकारों के साथ नंदा देवी राजजात यात्रा पर निकले थे। ये यात्रा आज भी उत्तराखंड की सबसे पवित्र यात्राओं में गिनी जाती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस यात्रा में अहंकार, दिखावा और मनोरंजन की कोई जगह नहीं होती। ये पूरी तरह श्रद्धा और संयम की यात्रा होती है। लेकिन लोग कहते हैं कि राजा ने यात्रा को एक उत्सव बना दिया। ढोल बजे, नाच गाना हुआ और रास्ते भर राजसी ठाट बाट चलता रहा। स्थानीय लोगों ने समझाया भी कि ये नंदा देवी का क्षेत्र है, यहाँ मर्यादा का पालन करना जरूरी है। लेकिन राजा ने किसी की बात नहीं मानी और यहीं से कहानी एक डरावने रहस्य में बदल जाती है। कहा जाता है जब पूरा दल रूपकुंड के आसपास पहुंचा तो अचानक मौसम बदल गया। आसमान बिल्कुल काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगी और फिर ऐसी ओलावृष्टि हुई जिसे लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। लोकगीतों में आज भी इसका वर्णन मिलता है। कहा जाता है ओले साधारण नहीं थे, वो इतने बड़े थे, इतने कठोर थे कि मानो आसमान से पत्थर बरस रहे हों। लोग भागे, लेकिन उस खुले पहाड़ पर छिपने की कोई जगह नहीं थी। कुछ ही मिनटों में पूरी यात्रा मौत की खामोशी में बदल गई। राजा, रानी, सैनिक, सेवक और उनके साथ आए लोग सब वहीं रह गए सदियों तक। बर्फ ने उन्हें अपनी चादर से ढक कर रखा और हर साल जब बर्फ पिघलती तो उन लोगों की हड्डियां दुनिया से एक ही सवाल पूछती, क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक हादसा था या सचमुच किसी देवी का क्रोध। ये कहानी सिर्फ एक लोक कथा मानी जाती थी, लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि अब अनुमान नहीं, सबूत बोलेंगे। रूपकुंड से मिले कई कंकाल भारत और विदेश की प्रयोगशालाओं में भेजे गए। उनकी हड्डियों की उम्र जांची गई, खोपड़ियों का अध्ययन हुआ, कपड़ों के टुकड़े, लकड़ी, चमड़े के जूते, बांस की लाठियां, यहाँ तक कि डीएनए की भी जांच शुरू हुई। और जो नतीजे सामने आए उन्होंने सबको हैरान कर दिया। सबसे पहले रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि इनमें से कई लोग करीब 9वीं शताब्दी के आसपास के थे। यानी वो ना तो जापानी सैनिक थे, न जोरावर सिंह की सेना और ना ही किसी आधुनिक दौर के यात्री। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अब भी बाकी थी। वैज्ञानिकों ने जब कंकालों की खोपड़ियों का अध्ययन किया तो लगभग हर खोपड़ी पर एक जैसी गोल चोट के निशान मिले। ये चोटें ना तलवार की थी, ना तीर की, ना किसी जंगली जानवर की। और सबसे अजीब बात, ज्यादातर चोटें सिर्फ सिर और कंधों पर थीं। शरीर के बाकी हिस्सों पर वैसी चोटें नहीं थीं। अब सोचिए ऐसी कौन सी चीज है जो सीधे ऊपर से गिरे और केवल सिर पर गिरे, इतनी भयानक चोट पहुंचा दे। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने एक संभावना रखी। उन्होंने कहा अगर क्रिकेट की गेंद जितने बड़े और बेहद कठोर ओले बहुत तेज रफ्तार से गिरें तो ऐसी चोटें आ सकती हैं। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। 16,000 फीट की ऊंचाई, चारों तरफ खुला मैदान, छिपने के लिए एक भी चट्टान नहीं और ऊपर से लगातार गिरते पत्थर जैसे विशाल ओले। कुछ ही मिनटों में पूरी टोली मौत के सन्नाटे में बदल सकती थी। यानी जिसे लोग देवी का प्रकोप कह रहे थे, विज्ञान ने उसे एक दुर्लभ और बेहद विनाशकारी ओलावृष्टि की संभावना से जोड़कर देखा। लेकिन क्या अब रहस्य पूरी तरह सुलझ गया था? नहीं, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट में एक और ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। जब वैज्ञानिकों ने इन लोगों की जेनेटिक स्ट्रक्चर को देखा तो पता चला कि सभी लोग एक ही परिवार, एक ही गांव या एक ही समुदाय के नहीं थे। कुछ लोग स्थानीय हिमालय इलाकों से मिलते जुलते थे, लेकिन कुछ कंकाल ऐसे लोगों के थे जिनकी जेनेटिक बनावट भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी कि आज के ग्रीस और उसके आसपास के इलाकों के लोगों से मिलती थी। अब जरा सोचिए, सदियों पहले हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले लोग उत्तराखंड के एक सुनसान हिमालय वाले रास्ते तक आखिर पहुंचे कैसे?
क्या वो व्यापारी थे, यात्री थे, तीर्थयात्री थे या किसी और रहस्य की कड़ी? आज तक इस सवाल का कोई पक्का जवाब नहीं मिला है। और यहीं रूपकुंड सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं बल्कि दुनिया के सबसे उलझे हुए रहस्यों में से एक बन जाता है। क्योंकि विज्ञान ने मौत का तरीका तो शायद समझा दिया, लेकिन मौत से पहले की कहानी आज भी बर्फ के नीचे दबी हुई है। लेकिन अगर विज्ञान इतना कुछ जान चुका है तो क्यों आज भी कुछ ऐसे सवाल जो कि किसी भी वैज्ञानिक रिपोर्ट में नहीं मिलते खड़े हैं? सबसे पहला सवाल, अगर ये सिर्फ एक तीर्थयात्रियों का दल था तो उसमें इतने अलग अलग इलाकों के लोग कैसे थे? क्या वो सभी एक ही यात्रा पर निकले थे या अलग अलग समय पर अलग अलग लोग इस झील तक पहुंचे, या उनकी हड्डियां एक ही जगह जमा होती चली गईं? दूसरा सवाल, अगर मौत सिर्फ ओलों से हुई थी तो क्या उस दिन सिर्फ वही लोग उस तूफान की चपेट में आए? क्या आसपास कोई और नहीं था? क्या किसी ने इस घटना का कहीं कोई लिखित वर्णन किया? इतनी बड़ी त्रासदी और इतिहास लगभग मौन। और तीसरा सवाल, जो शायद सबसे ज्यादा रहस्यमयी है, जब भी बर्फ पिघलती है आज भी रूपकुंड अपना राज दुनिया के सामने थोड़ा थोड़ा खोलती है। कभी कोई नई हड्डी मिलती है, कभी कोई पुराना जूता, कभी लकड़ी की छड़ी तो कभी किसी इंसान का बाल, जिन्हें सदियों से बर्फ ने सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसा लगता है मानो हिमालय हर साल इस कहानी का एक नया पन्ना खोलता है, लेकिन पूरी किताब अब भी उसने अपने पास ही रखी है। स्थानीय लोग आज भी इस जगह को सिर्फ एक झील नहीं मानते, उनके लिए ये एक पवित्र स्थान है। जो मानते हैं कि हिमालय में कुछ जगह ऐसी हैं जहां प्रकृति के अपने नियम चलते हैं, और जब इंसान उन नियमों को भूल जाता है तो पहाड़ उसे अपनी सीमा याद दिला देता है। ये यहाँ के लोगों का विश्वास है, लेकिन इतनी सदियों बाद भी ये कहानी लोगों के बीच जिंदा है। विज्ञान हमें तथ्य देता है, इतिहास घटनाओं को जोड़ने की कोशिश करता है, और लोक कथाएं समाज की स्मृतियों को संभाल कर रखती हैं। रूपकुंड शायद इन तीनों का संगम है, एक ऐसी जगह जहां पत्थर, हर हड्डी, हर बर्फ की परत एक अनकही कहानी सुनाती है। अब जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, आप अकेले हैं 16,000 फीट की ऊंचाई पर, चारों तरफ घना कोहरा, ठंडी हवा और आपके सामने एक शांत झील जिसके नीचे सैकड़ों लोग लगभग 1200 साल से खामोश पड़े हैं। ना कोई आवाज, ना कोई चीख, बस एक ऐसा सन्नाटा जो शायद हर सवाल का जवाब अपने अंदर छिपाए बैठा है। शायद रूपकुंड की त्रासदी हमें ये नहीं बताती कि इंसान कैसे मरा, बल्कि ये याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। और कुछ रहस्य शायद इसलिए रहस्य हैं क्योंकि उनका पूरी तरह खुल जाना जरूरी नहीं होता। अगर कभी आपको हिमालय जाने का मौका मिले और रूपकुंड की तरफ जाने वाली पगडंडी पर आप चलें, तो एक पल के लिए रुकिएगा और उस झील को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आपको वहां सिर्फ बर्फ और पानी दिखाई दे, या हो सकता है आपको महसूस हो कि सदियों पुरानी एक कहानी आज भी वहीं आपका इंतजार कर रही है। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आप देख रहे थे रहस्य लोक। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे भारत या दुनिया के एक और ऐसे रहस्य के साथ जो शायद आपकी सोच बदल दे। तब तक खोज जारी रहेगी रहस्य लोक में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।